अच्छा, मैं ना आपको कुछ सिचुएशंस देता हूँ। इमेजिन करें कि आप बस या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और जब आप बाहर झाँकते हैं तो एक ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे से होकर गुजरता है। या आप जनवरी के ठंडे मौसम में अपने घर के आंगन में खटिया डालकर धूप का आनंद ले रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? यकीनन आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसी सूरतें हैं जहाँ पर आप बहुत ही खुश और बहुत ही मुतमईन महसूस करेंगे। आज हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, वो अपने मिजाज से, अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से बिल्कुल ऐसे ही हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे गायक के बारे में जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया था और न जाने कितनी ही भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। आज हम बात कर रहे हैं नन अदर देन सोनू निगम। ऐ दिलरुबा कितना हंसी मेला, मेले में भी ये दिल है अकेला। दुनिया जाने न जाने आज यहाँ, पर तुझको पता तू ही मेरी लैला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रवि और मैं फिर से इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का लाइट्स कैमरा नॉस्टैल्जिया के दूसरे एपिसोड में। अच्छा, जब भी सोनू निगम साहब का जिक्र होता है तो लाजमी तौर पर एक खूबसूरत आवाज़ का जिक्र होता है और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि वो हर दर्जे पर अव्वल हों। मतलब ये अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, अपने मिजाज से तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हैंडसम सिंगर वी हैव। मतलब बंदा कितना खूबसूरत है यार, नज़र ना लगे किसी की। इनके बोलने का तरीक़ा, इनका बात करने का तरीक़ा, इनका कुछ समझाने का तरीक़ा बहुत ही आला है। मतलब जब भी इनकी वीडियो सामने आती है ना, तो समझ नहीं आता कि इनको देखा जाए या इनको सुना जाए। इतना प्यारा बोलते हैं यार, इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। जवाद शेख साहब का एक शेर है, मैं उस शेर में इनके किरदार को समेटने की कोशिश करता हूँ। शेर कुछ यूं अर्ज़ किया है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। सोनू निगम साहब की संगीत की जो तालीम है ना, वो एक तरह से कह सकते हैं कि घर में ही शुरू हुई, क्योंकि इनके जो फादर साहब हैं वो खुद भी एक अच्छे सिंगर हैं, आगम साहब। सोनू निगम साहब का जो जन्मदिन आता है ना, वो 30 जुलाई 1973 में पैदा हुए थे, वो 1973 यानी कि। और ये 1977 से इन्होंने गाना शुरू कर दिया था ऑन स्टेज, यानी मात्र 4 साल की उम्र में वो अपने पिताजी के साथ ऑन स्टेज गाते आ रहे हैं। कभी किसी वेडिंग में, किसी पार्टी में, ऑन स्टेज शोज यानी परफॉर्मेंसेस। अच्छा, ये अब बचपना है और शरारत ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो बचपन से इनमें एक शरारती किस्म के रहे हैं ये। मतलब किसी की नकल करना, आवाज़ निकालना, मिमिक्री करना, है ना, ये सारी चीज़ें बचपन से करते आए। और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काफ़ी फिल्मों के अंदर भी काम किया है। अगर मैं नाम बताऊं, जैसे कि कामचोर, राकेश रोशन साहब की एक फिल्म थी कामचोर, उसके अंदर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम किया है। गालियां खाते हो चाचा, कुछ काम क्यों नहीं करते? जब बे छोटंगी, काम बेवकूफ करते हैं। बेवकूफ लोग बिल्डिंग बनाते हैं और अकलमंद उसमें रहते हैं। और तुझे मालूम नहीं है, मेरा तो राजयोग है, चारों तरफ से चांदी सोने की बरसात होने वाली है। टिंग 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 टिंग। बिना काम किए किसी की टिंग नहीं होती। उस्तादी उस्ताद से ये एक फिल्म थी। जीवन कर जाएंगे 83 के दौरान एक फिल्म आई थी बेताब, जिसमें इन्होंने सनी देओल साहब के बचपन का किरदार निभाया था।
जब सोनू निगम साहब 18 या 19 साल के थे तब इन्होंने सबसे पहला टेक्निकली रिकॉर्डेड फुल सॉन्ग गाया जो था वो था एक दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था तलाश, उसमें एक एपिसोड में एक गाना था हम तो छैला बन गए। हम तो छैला बन गए रे बबुआ छैला बन गए, हम तो छैला बन गए रे बबुआ छैला बन गए, सावल गोरिया के दुई नैना जेरा में गड़ गए रे, हम तो छैला बन गए। अच्छा, सोनू निगम साहब को रीजनल लैंग्वेजेस का मास्टर कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, और जिन 2 लैंग्वेजेस में इन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं वो तो लाजमी तौर पर हिंदी है ही, इसके अलावा कन्नड़ है, और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ी, उड़िया, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु और बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। और इन्होंने हर तरह की कैटेगरीज में गाने गाए हैं, मतलब ना सिर्फ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, नॉन हिंदी फिल्म्स भी। और यार वो वक्त, वो दौर याद है जब एल्बम्स आती थी, मतलब वो पॉप सॉन्ग्स, वो पॉप का वक्त, वो दौर, वो ज़माना, मतलब मैं क्या बताऊँ, जब भी मतलब वो 90s किड्स के लिए वो नॉस्टैल्जिया है, वो जब भी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम पुराने वक्त में पहुँच जाते हैं। तो इनकी जो सबसे पहली एल्बम थी वो थी सपने की बात, जो आई थी 1997 में, जो कि सबसे पहली एल्बम थी जो इन्होंने टी सीरीज़ के साथ निकाली थी। इसके बाद इनकी जो म्यूज़िक एल्बम आई थी वो थी किस्मत। ये एक एल्बम थी जो चली, जिसके गाने मशहूर हुए, और इसमें जो सबसे ज़्यादा गाना जो मशहूर हुआ वो गाना था तू। कब ये जानेगी, कब ये मानेगी, तू है जाना मेरी महबूबा। और मेरी जो फेवरेट है, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो एल्बम्स तो सभी अच्छी हैं, लेकिन पर्सनली जिनसे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो 3 एल्बम है गिनती की, दीवाना, जान और याद। मतलब इन तीनों एल्बम्स के गाने सुपर डुपर हिट थे। मतलब जो मुझे लगता है कि ये गाने, मुझे लगता है कोई ऐसा ना हो जिसने नहीं सुने हों, चाहे वो गाना जाने क्यों तुझको मैं दिन रात ढूंढता हूँ, मैं प्यार हूँ तेरा, या अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, ये सारे गाने भाई हिट थे। और जिसने नहीं सुने तो मुझे लगता है कि शायद वो किसी पत्थर के नीचे रहता है वो शख्स, तो प्लीज़ जाके अभी वो गाने सुने, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके सुनिएगा। वो गाने इतने प्यारे हैं, मतलब अगर आपको मोहब्बत नहीं हुई तो मतलब आप उस फीलिंग से नहीं सुन रहे हैं उनको। फिर इसके बाद एक और एल्बम आई थी इनकी, एल्बम्स बहुत आई हैं लेकिन जो मुझे याद भी है और जो मुझे लगता है काफ़ी चली भी हैं, एक आई थी चंदा की डोली। इसका जो टाइटल ट्रैक था वो काफ़ी फेमस रहा, काफ़ी हिट रहा। चंदा की डोली में परियों की झोली में शहजादी आई मेरी। फिर ऑफ कोर्स डिवोशनल सॉन्ग्स गाए इन्होंने, जिंगल्स गाए हैं इन्होंने सीरियल के टाइटल सॉन्ग्स भी गाए हैं। हो सकता है कि आपने कुछ सीरियल्स में टाइटल सॉन्ग्स में इनकी आवाज़ सुनी भी हो, लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं मैं आपको वो बताता हूँ। एक सीरियल आता था कुमकुम। हर पल तुमने सवारा है, जीवन तुमने निखारा है। एक सीरियल आता था चंद्रकांता, उसका टाइटल ट्रैक चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। फिर इसके अलावा एक और सीरियल था मिली। किसी को मिली क्या? मिली क्या? मिली किसी को मिली मुझको मिली फिर खो गई, जो फिर मिली तो मिली है मुझको खोई खोई सी। तो मतलब इन्होंने हर तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, और अगर मैं बात एक्सपेरिमेंट की कर ही रहा हूँ तो मुझे लगता है ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इन्होंने अपने लुक्स के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। तो आप फोटोज़ देखिए, आप समझ जाएंगे। अच्छा, मुझे जो सोनू निगम साहब के बारे में एक चीज़ अच्छी लगती है वो है उनका दुरुस्त तलफ़ुज़। ये ना ज़्यादा सिंगर्स में देखने को नहीं मिलता है, मतलब ये कॉम्बो के आवाज़ तो ऑफ कोर्स आपकी खूबसूरत है ही, लेकिन तलफ़ुज़ भी दुरुस्त है। अब चूंकि मैं ख़ुद उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है पहचानना सही और गलत। अब जैसे वो गाना आया था अग्निपथ मूवी से, अभी मुझ में कहीं बाकी, अभी मुझ में कहीं
बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो जिस खूबसूरती से, जिस तरीक़े से इन्होंने बाकी लफ्ज़ बोला था गाने के अंदर, वो काबिल तारीफ़ है। मतलब ऑफ कोर्स आवाज़ तो है ही उनकी, एक अलग दुनिया में ले जाती है जो आपको, फिर उसके बाद जो वो सोज़ उसके अंदर पैदा करते हैं, जो आवाज़ है, जो इमोशन है, वो तो एक लाजमी तौर पर आपको एक अलग दुनिया में तो ले ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जो तलफ़्फ़ुज़ का भी ध्यान रखते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही चीज़ है जो सोनू निगम साहब को बाकी और सिंगर से अलग करती है, उनको एक अलग स्थान पर, अलग पायदान पर खड़ा रखती है। मैं ये अपनी वर्कशॉप्स और अपनी क्लासेस में भी कई बार बोलता रहता हूँ कि यारो तलफ़्फ़ुज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसे पेशे में शामिल हैं जिसमें आप अपने गले का, अपनी आवाज़ का प्रयोग कर रहे हैं, तो तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप सिंगर हैं, एंकर हैं या ओरेटर हैं, स्पीकर हैं, तो वो तो दुरुस्त होना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा का खुदा हो जाना और खुदा का खुदा हो जाना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस पे ना एक ख़ास वीडियो भी बनाया है तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर कि तलफ़्फ़ुज़ इम्पॉर्टेंट क्यों होना ज़रूरी है। तो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। पता है, इंसान अपनी उस ज़िंदगी की बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें शामिल करता है। मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे ये करना है, फ़लाना ढिमकाना। मेरी बकेट लिस्ट मुझे ख़ुद नहीं पता कि मैंने कहाँ बना रखी, कब बना रखी, लेकिन अगर मैंने बना रखी भी है और मुझे उस मिलने वाले सेक्शन में अगर किसी का नाम शामिल करना है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत कम नाम होंगे। और उन कम नामों में एक नाम तो ऐसा भी है जिनसे मैं मिलने की इच्छा रखता था, लेकिन कभी मिल ना सका क्योंकि वो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। और मैं बड़ा दुखी होता हूँ इस चीज़ के अंदर कि काश मैं उनसे मिल पाता। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनका आखिरी कॉन्सर्ट अटेंड करूँ, लेकिन ये पॉसिबल ना हो सका। मैं बात कर रहा हूँ जगजीत साहब की। और दूसरे जो शख्स हैं जिनसे मैं कभी मिलने की इच्छा रखता हूँ, कभी मैं उम्मीद रखता हूँ कि कभी मुलाकात हो, वो हैं ऑफ कोर्स सोनू निगम साहब। नॉट एज अ फ़ैन बॉय कि मतलब मुझे आपके गाने पसंद है, वो तो यकीनन तौर पर, लाजमी तौर पर सबको हैं ही। मतलब कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शख्स आएगा और बोलेगा कि सोनू निगम कितना बेसुरा है, मुझे उसके गाने पसंद नहीं है। कोई ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है, और अगर होगा भी तो उसको गाने की समझ नहीं है। तो मतलब नॉट एज अ फ़ैन बॉय आई एम सेइंग, बट ऑफ हिज सिंगिंग, बट अ फ़ैन ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ, a fan of him as a human being। तो मतलब कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनसे अगर आप उनके काम के बारे में बात ना करके ज़िंदगी के बारे में बात करो ना, बड़ा मज़ा आएगा। एंड ही इज़ वन ऑफ देम। तो मैं कभी मौका मिलेगा तो शायद मैं उनसे कभी उनके गाने के बारे में बात करूं, बट ज़िंदगी के बारे में शायद मैं बैठकर बात कर रहा हूँगा, क्योंकि एक अलग किस्म के इंसान मुझे लगते हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो खैर कभी मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा उनसे। तो हम सब जानते हैं दैट ही इज़ एन एपिटमी ऑफ म्यूज़िक, ही इज़ अ गॉड ऑफ म्यूज़िक, एवरीबडी लव्स हिम। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं एक मिर्ज़ा गालिब साहब के एक शेर से, एक दुआ से इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको बताएं कि मतलब आपको क्या अच्छा लगता है सोनू निगम साहब में। कमेंट करके बताएं आपको क्यों पसंद है वो। और मैं फिर से मुलाकात करूँगा अगले एपिसोड में। मे बी आई टॉक अबाउट कुछ फिल्म के बारे में या किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। मैं फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।